हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम हैं डे 5 पे ऑफ 20 डेज चैलेंज टू कंप्लीट हिमाचल प्रदेश कंप्लीट जीके इन 20 वीडियोस में। आपको पता है कि आज हम, जैसे मैंने कल ही बता दिया था, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की कंप्लीट ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन आप देख रहे हैं कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का एक मैप मैंने यहाँ पे लगाया है, जिसमें अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो नॉर्थ में सिरमौर की बाउंड्री शिमला के साथ लग रही है, ईस्ट साइड में उत्तराखंड के साथ लग रही है, ऑन साउथ साइड उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के साथ लग रही है, और ऑन वेस्ट साइड आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा के साथ लग रही है। ये आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन है। यही सिरमौर अब अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हिमाचल में ये जो है वो बिल्कुल सदर्न टिप ऑफ हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम नेक्स्ट जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो देखेंगे रिवर सिस्टम हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो गिरी रिवर स्टार्ट हो रही है। गिरी रिवर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, सिसगिरी एंड ट्रांसगिरी। ठीक है, और फिर ये मिल जाती है यमुना रिवर में। साउथ ईस्टर्न साइड में जो है वो उत्तराखंड के साथ बाउंड्री बनाते हुए, उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाते हुए रिवर यमुना फ्लो कर रही है। अगर आप ईस्ट में देखें तो टॉन्स रिवर फ्लो कर रही है, जो कि अल्टीमेटली यमुना में आके मिल जाती है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो ऋषि मार्कंडेय है, जो कि अल्टीमेटली यमुना में गिरती है। रिवर जलाल जो है वो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है गिरी रिवर की, और रिवर घग्गर भी जो है वो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है रिवर गिरी की। अब देखिए, इस रिवर सिस्टम को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ रिवर्स जो हैं वो कंप्लीट डिवीज़न कर रही हैं आपके सिरमौर को लगभग 2 इक्वल हिस्सों में। ठीक है, तो सिसगिरी जो पोर्शन है वो लोअर पोर्शन है, और जो ट्रांसगिरी पोर्शन है वो अपर पोर्शन है। ठीक है, अब सिसगिरी और ट्रांसगिरी में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। आई होप आपको ये मैप देख के अब चीज़ें कुछ क्लियर हो रही हों। सिसगिरी का आप ध्यान रखेंगे कि जब आप हरियाणा से एंटर करेंगे तो पहले प्लेन्स में ही एंटर करेंगे, उसके बाद जैसे आप और अंदर मूव करेंगे तो हाइट इंक्रीज होती चलेगी और आप जो है वो हायर माउंटेन रेंजेस में पहुंचेंगे। अगर आप हायर माउंटेन रेंजेस में जा रहे हैं तो जैसे कि हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयस, वैसे ही ये रीजन जो है वो ट्रांसगिरी रीजन में आ रहा है। आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया हो। अब देखिए, इसको याद करने का भी एक ट्रिक है कि कौन सा पोर्शन सिरमौर का सिसगिरी में रह रहा है। तो सिसगिरी, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि जो सिस है वो सिटीज़ से मिलता जुलता है। अगर सिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं तो मतलब ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है, और अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब अगर इंडस्ट्रीज हैं तो मेन इंडस्ट्रियल एरिया जो सिरमौर के हैं वो सब सिसगिरी रीजन में आएंगे। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में आएंगे। इनके निमोनिक्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ना, पा, का और दा। ठीक है, न से नाहन, प से पच्छाद, क से काला अम्ब वाला रीजन, और द से ददाहू। ये देखिए, ये सारा रीजन पौंटा साहिब काला अम्ब वाला रीजन जो है वो सिसगिरी रीजन में आता है। अगर आपको सिसगिरी रीजन याद हो गया है तो इसके अलावा जो आपके पास बचता है वो है ट्रांसगिरी रीजन। ट्रांसगिरी रीजन में बाकी जितने भी फेमस प्लेसेस सिरमौर के बचते हैं, जैसे कि राजगढ़ हो गया, रेणुका जी हो गया, रोहनाट हो गया, शिलाई हो गया, कमराऊ हो गया, ये सब रीजन जो हैं वो गिरी रीजन में आते हैं। और ये सब रीजन जो है वो काइंड ऑफ हिली टेरेन वाले हैं, तो इसको ट्रांसगिरी रीजन भी बोलते हैं। ठीक है,
इसके अलावा ट्रांसगिरी रीजन में आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो आप इस बात को याद रख लीजिएगा कि टी से ट्रांसगिरी, टी से ट्राइबल रीजन और एन से जो है वो नॉर्थ में, ठीक है, ये नॉर्दर्न पोर्शन है सिरमौर का, और सिस सिटी साउथ में, ठीक है। तो इस तरह से आपको कभी सिसगिरी और ट्रांसगिरी जो रीजन है उसका कंफ्यूजन नहीं होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं एक ओवरव्यू सिरमौर का कि ये एक पर्वतीय जिला है, आउटर हिमालय में पड़ता है और शिवालिक रेंज में पड़ता है। मेन रिवर्स मैंने आपको बता दी, यमुना है, गिरी है, टॉन्स है, मारकंडा है, बाटा है और घग्गर है। इनकी पोजीशंस भी हमने ऑलरेडी देख ली हैं। नॉर्थ में हमने देखा कि शिमला है, वहीं पे ईस्ट में जो है वो टॉन्स रिवर एंटर करती है और यमुना रिवर एंटर करते हुए जो है वो सिरमौर की बाउंड्री उत्तराखंड के साथ बना रही है। जो मेन हेडक्वार्टर है सिरमौर का वो नाहन है, और बाकी फेमस सिटीज़ पांवटा साहिब, राजगढ़, नाहन, ये आपको पता है। साउथ में जो है वो हरियाणा है। हरियाणा का कौन सा पोर्शन लगता है? अम्बाला रीजन लगता है, और वेस्ट में जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट है। अब इन सब का जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हम सिरमौर की जब देखते हैं तो तारीख़ रियासत सिरमौर, जिसके लेखक कंवर रणजौर सिंह जी हैं, इससे हमें इसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं। और ये जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस से रिलेटेड बुक है, इसके बारे में हंड्रेड्स ऑफ टाइम जो है वो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि तारीख़ रियासत सिरमौर किसने लिखी है? कंवर रणजौर सिंह से। सिरमौर में अ की मात्रा आ रही है, रंजौर में भी अ की मात्रा आ रही है। तो आपको इस तरह से इन चीज़ों को रिलेट करके याद रखना है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, ज़िले के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। जैसे ट्रांसगिरी रीजन है, ठीक है, सिसगिरी रीजन है। जो ट्रांस है वो आपको पता है, टी से ट्रांस, टी से ट्राइबल, और क्योंकि ट्रांस में एन भी आ रहा है तो नदरन पोर्शन है और हिली पोर्शन है। ट्राइबल रीजन है तो हिली पोर्शन भी होगा। और इसकी जो फेमस माउंटेन रेंजेस हैं वो है चूड़धार, चूड़चांदनी, धार टपरोली, नौराधार, हरिपुर धार, दुर्गम धार, निगाली धार और शिलाई धार। अगर आप सिसगिरी की बात करते हैं तो आपको पता है सिस सिटी साउथ, मतलब प्लेन वाला रीजन, ठीक है। और ये जो है वो सिसगिरी और ट्रांसगिरी रीजन को जो है वो गिरी रिवर सेपरेट कर रही है। वेस्ट में जो है वो मारकंडा रिवर है, और क्यारदा दून बाटा नदी जो है वो इस दून वैली को संचित कर रही है, इरिगेटेड कर रही है। फिर आती है आपके पास जैतक पहाड़ियाँ। अब ये जैतक पहाड़ियाँ आप याद रखेंगे, बहुत फेमस हैं, हिस्ट्री में इनका बहुत बार जिक्र आएगा। तो ये वो पहाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर गोरखाओं ने लगभग 20 किले बनवाए थे, ठीक है। और जब 1814-15 के आसपास एंग्लो गोरखा वॉर होती है, तो उनके बीच जो है ये किले सारे ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं ब्रिटिशर्स को, गोरखाओं से, ठीक है। इसके बाद हरिपुर धार। हरिपुर धार की जो पोजीशन है, अगर आप सिरमौर का मैप देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं पड़ोसी जुब्बल रीजन के साथ लगती है। यहाँ पे जो है वो हरिपुर धार है इस वाले रीजन में, और शिमला का जो है जुब्बल एरिया है, ये देखिए ये सिरमौर है, यहाँ हरिपुर धार है। तो जुब्बल वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए हरिपुर धार में एक किला बनवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्यारदा दून खंड, आपको पता है कि ये प्लेन रीजन है, और क्योंकि प्लेन है इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर ज़्यादा है तो ये सिरमौर का अन्न भंडार क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर है, खाना बहुत प्रोड्यूस होता है। और इसका एक रीज़न और ये भी है कि यहाँ पे सिंचाई जो इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत ही इजी है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी जो है वो प्रॉपर फैसिलिटी है। अब बात आती है नदी प्रणाली की। तो यमुना नदी सबसे पहले हमने देखी कि सिरमौर को जब हम स्टडी करते हैं तो यमुना रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है, ठीक है। उत्तराखंड में जो है वो यमुनोत्री नाम के एक ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिन करती है और इस तरह से फ्लो करती है। खादर माजरी में जो है वो एंटर करती है ये सिरमौर में, या यूँ कह लीजिए हिमाचल प्रदेश में। और फिर ये हिमाचल प्रदेश में कंप्लीट एंटर नहीं करती, सिर्फ बाउंड्री बनाती है। तो यहाँ पे ये बाउंड्री बनाते हुए फिर दोबारा से जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में एंटर कर जाती है। कहाँ? ताजेवाला में। ताजेवाला में ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है।
तो क्यारदा दून को देहरादून से अलग करती है। इस साइड क्यारदा दून है, उत्तराखंड वाला जो रीजन है जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है वो देहरादून है। और इसकी जो हेल्पिंग रिवर्स हैं वो आपको पता है कि यहाँ से गिरी आ रही है, इधर से टॉन्स आ रही है, और बाटा रिवर जो है वो आ रही है जो इसको फीड करती है। ठीक है, अब देखिए खादर माजरी और ताजेवाला कहाँ एंट्री है कहाँ एग्जिट है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब आप दून वैली देखते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारी खुरदुरी ज़मीन दिखती है, बहुत सारे पत्थर दिखते हैं। तो जहाँ एंटर कर रही है मतलब खादर वाले रीजन से एंटर कर रही है और मज़ा नहीं आ रहा है, तो खादर माजरी वाले प्लेस पे एंटर कर रही है। और जब आप किसी चीज़ को त्यागते हैं तो हम बहुत बार ये कहते हैं कि इसे त्यज दीजिए, त्याग दीजिए। तो ताजे वाला में जो है वो हिमाचल प्रदेश को यमुना रिवर छोड़ देती है। इसके बाद देखिए गिरी रिवर की बात आती है। तो हमने ये देख लिया कि शिमला के जो है वो जुब्बल एरिया से ये निकलती है, इस साइड शिमला है, यहाँ जैसे जुब्बल है तो जुब्बल से निकलती है और फिर ये पूरे सिरमौर को जो है वो लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। यहाँ पे एक गांव है मंदू प्लासा गांव, यहाँ पे जो है ये जैसे इस साइड को फ्लो कर रही थी तो आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, और इस साइड को साउथ है। तो मंदू पास जो पलास जो गांव है वहाँ पे ये पूर्व से साउथ की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और ये फिर एंटर करती है सिरमौर में। 2 भागों में बांटती है, जलाला, नैत और कंवल जो है वो इसकी हेल्पिंग रिवर्स है। फिर आती है आपके पास टॉन्स रिवर। टॉन्स रिवर जो है ये भी यमुनोत्री पर्वत के पास से ही इसका ओरिजिन है, ये सिरमौर है, इस साइड उत्तराखंड है आपका। तो यमुनोत्री के पास से ही टॉन्स रिवर ओरिजिनेट करती है और कोटी गांव के पास जो है वो सिरमौर में एंटर करती है। अब टॉन्स का याद रखिएगा कि टॉन्स को जैसे ही हिमाचल में आई तो उसको ठंड ज़्यादा लगी तो उसने कोटी पहन ली। ठीक है, तो कोटी गांव के पास जो है वो कोटी पहन के सिरमौर में एंटर कर गई। अब इसकी जो हेल्पिंग रिवर्स हैं वो बधल है, नैरा है, निवाली है और निगाली धार से निकलने वाली ये सारी इसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आती है आपके पास मारकंडा और बाटा। तो जो मारकंडा है वो बड़ावन में कटासन दर्रे के पास से निकलती है। ठीक है, मारकंडा रिवर आपने देखा कि इस तरह से अगर सिरमौर है तो यहाँ से मारकंडा रिवर आ रही है, यहाँ पे कटासन दर्रा है और उसके नीचे से ये ओरिजिनेट होती है। बाटा जो है वो श्योरी झरने से के पास से ओरिजिनेट होती है जो घाटी श्रेणी में है। और बाटा जो है वो क्यारदा दून वैली को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। अगर आप एक बार इसका सिचुएशन देखना चाहेंगे तो लेट मी शो यू। ये देखिए ये जो ये वाली रिवर है यहाँ पे, ये वाली रिवर ये बाटा रिवर है। ठीक है, और ये जो ये पोंटा साहिब वाला रीजन है, काला अम्ब वाला रीजन है, इसको ये लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिरमौर को 2 बराबर हिस्सों में कौन बांट रही है तो आप कहेंगे गिरी रिवर। और अगर आपसे पूछे कि क्यारदा दून को कौन 2 भागों में बांट रहा है तो आप याद रखेंगे बाटा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा सिरमौर में एक ही बड़ी झील है, प्राकृतिक झील है, वो है रेणुका जी झील। और जो रेणुका जी झील है इसका रिलेशन जो है वो माइथोलॉजिकली परशुराम की माता जी के रूप में देखा जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे अब रिसेंट एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बनाने की प्रोपेगेशन डाली गई है और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी ओरिजिनेट होगी वो दिल्ली के लिए, राजस्थान के लिए जो है वो पास ऑन की जाएगी। अब देखिए इसके बाद हम आ जाते हैं सिरमौर की हिस्ट्री में। सिरमौर की हिस्ट्री बहुत ही कंफ्यूजिंग हिस्ट्री है, लेकिन हम इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे बिना किसी कन्फ्यूज़न के। तो सबसे पहले तो इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ही बहुत कन्फ्यूज़न है कि कैसे बना, किसने शुरू किया। तो एक ओपिनियन ये कहता है कि जो जैसलमेर के राजा रसालू थे उन्होंने जो है वो सिरमौर की स्थापना की थी और ये राठौर वंश से रिलेटेड थे। लेकिन हुआ क्या कि जो गिरी रिवर थी उसमें बाढ़ आ गई तो जो सिरमौरी ताल वाला रीजन था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। और जो यहाँ पे ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे जिनको कैप्चर करके जो है वो सिरमौर की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो कुनिंद लोग थे जो एट प्रेजेंट कन्हैत के नाम से जाने जाते हैं।
और दूसरा ओपिनियन सिरमौर की स्थापना में के बारे में ये कहता है कि जो सलवाहन का पुत्र हंसु था, उसका भी जो बेटा सुभाष प्रकाश था, उसने सिरमौर की स्थापना की थी। ठीक है। अब हुआ क्या कि सिलवाहन हरिद्वार में जो है वो एक तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, और वहाँ पे उनकी जो है वो मुलाकात भाट होशियांग राय से होती है। और उसके जो है वो रिक्वेस्ट करने पे ये सुभाष प्रकाश को जो है वो यहाँ भेजते हैं, और राजवन नाम के स्थान पे जो है वो अपनी राजधानी की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ये तो हो गया फैक्ट बेस्ड, जो हमें कुछ फैक्ट्स बताते हैं। अब सिरमौर की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न है और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। उनमें से दो मेन हैं जो मैं आपको बताऊंगी। कहते हैं कि जो सिरमौर वाला रीजन है, वहाँ सबसे पहले मदन नाम का एक राठौर था, उसका जो है वो किंगडम था। ठीक है। अब जो मदन था, उसने अपनी जो जमीन थी वो दो लोगों में बांट दी। ठीक है। एक ब्राह्मण लोगों को दे दी, और दूसरी जो है वो राणा लोगों को दे दी। जो राणाओं का हेड था, उसका नाम था आपके पास कीरचंद, और जो ब्राह्मणों का हेड था उसका नाम था कामा। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कामा ब्राह्मण था, काम करने वाला ब्राह्मण था। ठीक है। अब एक ही हिस्से के दो बंटवारे हुए हैं, दो चीजों में वो हिस्सा बंट गया है। अब ये आपस में लड़ना शुरू हो गए, जो ब्राह्मण कामा थे वो, और जो राणा का हेड कीरचंद था, ये आपस में फाइट कर गए। हुआ क्या कि जो कीरचंद था, क्योंकि राणा था, लड़ाई में एक्सपर्ट था, तो इसने कामा को मार दिया। अब कामा को जब मार दिया, तो कामा की जो पत्नी थी उसने कहा कि मैं अब बदला लूंगी। तो उसने जितने भी जो है वो अपने अंडर लोग थे, उनको एक सैनिक टुकड़ी में इकट्ठा किया, और कीरचंद का जो है वो गला अपने हाथों से काट दिया। अब क्या हुआ कि जो मदन ने ज़मीन दी थी, वो अल्टीमेटली दोबारा से किसी राजा के भी न रही। और कहा जाता है कि जब मदन का टाइम था, उस समय सिरमौर में एक ऐसी स्त्री थी जो कि आत्माओं से बात करती थी। और राजा ने उसे कहा कि अगर तुम आत्माओं से बात करती हो, तो जो एक गिरी रिवर है, इसको क्रॉस करके दिखाओ एक सिंगल रस्सी के ऊपर चलते हुए। ठीक है। अब जो स्त्री थी उसने कहा कि मेरे साथ जो आत्माएं हैं वो ये कह रही हैं कि तुम इसको क्रॉस कर जाओगी। और वो जो है वो उस उफनती गिरी रिवर के ऊपर जो है एक सिंपल पतली रस्सी के ऊपर चलना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, राजा को डाउट होता है कि ये सच में क्रॉस कर जाएगी, और मेरी जो शर्त है कि ये पार नहीं कर पाएगी, उसमें मैं फेल हो जाऊंगा। तो इसने क्या किया, राजा ने, कि उस रस्सी को पीछे से अपने वजीर के द्वारा जो है वो काटना शुरू कर दिया। और वो जो लेडी थी वो उस रिवर में, गिरी रिवर में गिर गई। और उसने जो है वो श्राप दिया कि यहाँ पे जो है वो सिरमौर का जो सिरमौरी ताल नाम का स्थान है, जहाँ पे राजा की राजधानी है, यहाँ कभी कोई राजधानी जो है वो बस नहीं पाएगी। और वैसा ही हुआ कि जो गिरी रिवर थी, उसने पूरे सिरमौरी ताल को जो है वो नष्ट कर दिया, और वहाँ से राजधानी को स्थानांतरित करना पड़ा। अब क्योंकि सब लोग मर चुके हैं, तो उस टाइम जो है वो राजा उग्रसेन जो हैं, वो भी यहाँ पे अपने एक आप कह सकते हैं कि तीर्थ यात्रा पे आए हुए थे। उन्हें पता चला कि सिरमौर का सिंहासन जो है वो खाली है, और इनका ओरिजिन जो है वो राठौर वंश के साथ है। तो इन्होंने अपने पुत्र रावल सिंह को बुलाया वहाँ से, और कहा कि आप यहाँ पे जो है वो अपना राज्य एस्टेब्लिश किया करो। तो उसने जो है वो अपनी राजधानी राजबन में एस्टेब्लिश करी, और इस तरह से जो वहाँ से राजा रावल सिंह आए थे, उन्होंने अपना नाम जो है वो सुभाष प्रकाश रखा। ये एक दूसरी स्टोरी भी है। तो इस चीज़ को आप काइंड ऑफ स्टोरी के तौर पे याद रखिएगा। कई बार इनडायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। अब लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सिरमौर की हो चुकी है। किसने की? राजा सुभाष प्रकाश ने की। ठीक है। अब सुभाष प्रकाश ने जो अपनी राजधानी राजबन बनाई, इनका एक बेटा था माहे प्रकाश, इसने जो है वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल बनवाया। इसके बाद जो है वो कुछ टाइम तक
केवल इतना कन्फ्यूज़न रहा राजाओं के दिमाग में कि हम अपनी राजधानी बनाएं कहाँ। ठीक है, तो बहुत सारे राजा आए, उन्होंने राजधानियाँ शिफ्ट की, जिनको हम बस एक बार देख लेते हैं। कई बार वहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है, बट इतने सारे नाम एक साथ याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद 1217 से 27 के बीच में जो है वो उदित प्रकाश आए और इन्होंने कलसी को अपना राजधानी बनाया। देर आफ्टर सुमेर प्रकाश जो है वो 1239 से 1248 के बीच में रहे और इन्होंने जो है वो रातेश किले के ऊपर कब्जा किया और अपनी राजधानी अब कलसी से जो है वो रातेश शिफ्ट कर दी। देखिए, राजबंद से कलसी गई, कलसी से रातेश आ गई। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट राजा जो है वो 1374 से 88 के बीच में आता है, भक्त प्रकाश। और भक्त प्रकाश जो है वो फिरोज शाह तुगलक के कॉन्टेम्परेरी माना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि फिरोज शाह का भक्त था, वो सिरमौर का राजा था। ठीक है, और वो उसको बहुत फॉलो करता था। इसके बाद जो है वो 1388 से 98 के बीच वीर प्रकाश रहा। इन्होंने इम्पॉर्टेंट काम जो किया वो दुर्गा देवी का टेम्पल बनवाया और राविनगढ़ का फोर्ट बनवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राविनगढ़ का फोर्ट। ये आपको पता है कि डेविड ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को जो है वो इसी फोर्ट से निकाल के भगाया था। तो वीर प्रकाश ने जो है वो राविनगढ़ का फोर्ट जो है बनवाया था। अब वीर प्रकाश ने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया कि इन्होंने हाटकोटी में जो है दुर्गा देवी का टेम्पल भी बनवाया था, पब्बर नदी के किनारे पे। इसके बाद एक राजा और आते हैं, राजा नेकट प्रकाश। ठीक है, ये रहे हैं 1438 से 1414 तक। इन्होंने अब क्या किया कि जो आपकी कैपिटल रातेश में थी वो शिफ्ट कर दी नेरी गांव नामक स्थान पे। ठीक है, और इनका जो बेटा था गर्भ प्रकाश, उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी जागरी में। उसके बाद जो है वो 1432 से 1446 तक ब्रह्म प्रकाश जो है वो राजा रहे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी राजधानी ही शिफ्ट की और जागरी से राजधानी शिफ्ट करके कोट देवथल में ले गए। और फिर जो है वो नेक्स्ट किंग आते हैं धर्म प्रकाश 1538 से 1517 तक 70 तक। और इस टाइम जो है वो गढ़वाल रीजन से अटैक होना शुरू हो गए थे और जो ये राजा थे धर्म प्रकाश, ये उन अटैक्स में मारे गए। अभी तक आप देख रहे हैं कि राजाएं, जो जितने भी राजा हैं सिरमौर के, वो अभी कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, केवल कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट किंग। अगला किंग जो हमारे पास आता है वो है भक्त प्रकाश 1585 से 1605 तक, फिर बुद्धि प्रकाश, फिर मानधाता प्रकाश, फिर बुद्ध प्रकाश, फिर करम प्रकाश और फिर शमशेर प्रकाश। अब जो ये राजा हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और मेन इनमें जो है वो बुद्ध प्रकाश रहते हैं। करम और शमशेर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। बुद्ध प्रकाश जो है वो 1664 से 1684 के बीच में रहे और इनके दो बेटे थे, एक था माहीचंद और दूसरा था हरिचंद। जो माहीचंद था इसी का नाम बाद में माही प्रकाश कर दिया गया। और जो माही प्रकाश है इसने जो है वो जहाँ आरा के साथ पत्र व्यवहार किया था। पत्र व्यवहार मतलब उसको लेटर लिखता था। तो माही प्रकाश से रिलेटेड एक फैक्ट और भी है कि ये सिरमौर ज़िले में पड़ने वाली जो बर्फ़ थी उसको जो हमारी चील के पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों में रैप करके उस बर्फ़ को जो है वो जहाँ आरा को भेजता था, ताकि वो एक ठंडी ड्रिंक जो है वो एंजॉय कर सके। तो ये कुछ स्टोरीज़ हैं जो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत सारी स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी। मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने आपको बताई। इसके बाद जो है वो अगला इम्पोर्टेंट राजा भक्त प्रकाश आते हैं हमारे पास 1585। अब 1585 में क्या हुआ कि सिरमौर में एक ठाकुर था, ठाकुर मानचंद। ठीक है, और ठाकुर मानचंद के जो एंसेस्टर्स की ज़मीन थी उसके ऊपर जो है वो सिरमौर का कब्जा था। भक्त प्रकाश ने उसको कैप्चर किया हुआ था। अब अगर आप किसी की ज़मीन लेते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए इसने क्या किया कि ठाकुर मानचंद को बोला कि आप अपनी बेटी का जो रिश्ता है वो मेरे साथ करवा दीजिए। लेकिन ठाकुर मानचंद जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था उस टाइम, एक स्ट्रॉन्ग ठाकुर था। तो उसको डर भी था कि ये अटैक कर सकता है वापस मेरे ऊपर। तो भक्त प्रकाश जो है वो दिल्ली भाग गया और दिल्ली में जब चला गया तो उस टाइम इसने इस्लाम फॉलो कर लिया।
इस्लाम फॉलो करने के बाद इसका नाम जो है वो चेंज करके राजा मोहन मुराद पड़ गया। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास राजा बुद्धि प्रकाश। राजा बुद्धि प्रकाश का टेन्योर जो है वो 1605 से 1615 के बीच में रहता है आपके पास, और इसने जो है वो राजधानी कलसी से अब राजपुरा शिफ्ट कर। अब जो राजा बुद्धि प्रकाश हैं इन्होंने सिर्फ यही काम किया। इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट राजा आता है वो राजा करम प्रकाश आते हैं। राजा करम प्रकाश क्यों इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि इन्होंने नाहन नगर की जो प्रेजेंट डे हेडक्वार्टर है, तो उसकी जो है वो नींव रखी राजा करम प्रकाश ने। करम प्रकाश ने एक कर्म कर दिया कि नाहन की नींव रख दी। ठीक है, और ये जो है वो बाबा बनवारी दास के अनुयायी थे, और ये जो अनुयायी लोग हैं वो एट प्रेजेंट भी जो नाहन में जगन्नाथ मंदिर है उसको रन करते हैं। और जो राजा करम प्रकाश हैं इन्होंने नाहन को अपना कैपिटल भी बनाया। पहले उसकी नींव रखी और फिर उस एरिया को, उस शहर को जो है वो अपनी कैपिटल बनवा दिया। इसके बाद नेक्स्ट किंग आते हैं राजा मंधाता प्रकाश। 1630 से 1654 तक जो है वो इनका काल रहा, और ये शाहजहाँ के कॉन्टेम्परेरी थे। ठीक है, तो आपको पता है कि शाहजहाँ के कॉन्टेम्परेरी सिरमौर में कौन था। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि शाहजहाँ को मान दिया सिरमौर में। तो मानधाता जो है वो शाहजहाँ का कॉन्टेम्परेरी है। राजा माही प्रकाश ने जो है वो गुलेर के राजा से मदद मांगी। अब हुआ क्या था, ये इसको हेल्प क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि जो राजा माही प्रकाश थे वो क्योंथल के राजा की बेटी के साथ जो है वो मैरिज करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि क्योंथल का राजा बहुत स्ट्रांग था, तो उसने मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी जो है वो आपसे नहीं करूँगा। इसलिए इन्होंने गुलेर के राजा से जो है वो हेल्प मांगी, और फिर क्योंथल की जो राजकुमारी थी उससे शादी कर ली। इसके बाद जो है वो राजा रूपचंद की पुत्री, ये राजा रूपचंद जो है वो क्योंथल के ही राजा थे जिनसे उसने शादी की। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट किंग आता है वो आता है राजा बुद्ध प्रकाश। अब देखिए, अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो यहाँ 1654 है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट किंग जो है वो 1664 में बन रहा है। तो बीच में एक राजा और आते हैं जिनका नाम है राजा सुभाग प्रकाश। और जो राजा सुभाग प्रकाश थे उनके दो बेटे थे, एक था मही प्रकाश और एक था हरिचंद। तो जो मही प्रकाश था उसका नाम चेंज करके जो है वो बुद्ध प्रकाश कर दिया गया। और ये वही बुद्ध प्रकाश या मही प्रकाश है जिसने रानी जहाँ आरा का जो बहुत बड़ा फ़ैन था और उनके लिए आइस क्यूब्स जो है वो यहाँ से भेजता था। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राजा अगर हम देखें तो मेदिनी प्रकाश जी आते हैं। जो मेदिनी प्रकाश हैं इनका भी टेन्योर बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेदिनी प्रकाश का जो शुरू में नाम था वो मासत था। ठीक है, मासत या मेदिनी प्रकाश के नाम से इनको जाना जाता था। और जब ये सिरमौर के राजा बने 1678 में, उस टाइम ये नाबालिग थे, मतलब बहुत छोटे थे, 18 साल से कम थे उस टाइम। क्योंकि ये नाबालिग हैं तो इतने अच्छे से अपना राज्य नहीं संभाल सकते, तो एक दल्लू वज़ीर करके दल्लू मेहता नाम का एक वज़ीर था जिसके हाथ में जो है वो पूरे राज्य की बागडोर थी। और क्योंकि वज़ीर के हाथ में है तो वज़ीर जो है वो अपनी प्रजा के ऊपर बहुत सारे अत्याचार कर रहा था, तो प्रजा उससे खुश नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि इसको ओवर पावर करने के लिए एक हुकुमिया नाम के इंसान को अपना लीडर बना दिया। अब दल्लू मेहता वज़ीर जो था वो इतना कनिंग था, उसने हुकुमिया को भी मार दिया। ठीक है, अब इसका जो वर्णन है वो वहाँ के एक फ़ोकलोर शामा सोहिनी एक फ़ोकलोर वहाँ गाया जाता है, उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी का आगमन होता है। गुरु गोविंद सिंह जी आए सिरमौर में। ठीक है, और क्यों आए, क्योंकि भीमचंद के साथ जो है वो उनकी लड़ाई हो गई थी। तो कहलूर वाले रीज़न से भीमचंद ने जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर वाले रीज़न से खदेड़ दिया था। सफ़ेद हाथी के पीछे जो लड़ाई हमने बिलासपुर में पढ़ी, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो सिरमौर में आ गए। अब जब वो सिरमौर में आए तो उसके बाद नाहन में पौंटा साहिब का जो गुरुद्वारा है उसकी नींव उन्होंने रखी, और वहीं पे उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया भी।
और जो राजा भीमचंद का पुत्र था उसके विवाह के लिए जो है वो उसने एक बार फिर से कोशिश की गुरुजी ने कि जो गढ़वाल का राजा है उसकी बेटी के साथ उनका विवाह, उनके भीम के बेटे का जो है वो विवाह कर दिया जाए। लेकिन भीम इस बात पे अड़ गए कि जो फतेह प्रकाश है उसके साथ जो है वो उनको अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, तभी जो है वो शादी होगी, अदरवाइज शादी नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात के चलते जो फतेह शाह था उसने जो भी गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको उपहार दिए थे वो वापस कर दिए। अब अगर कोई आपका गिफ्ट आपको वापस कर दे तो आपको एक अपमानित सा फील होता है, तो गुरु ने भी इसको अपना अपमान समझा और जो भीमचंद था उसके ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद भंगाणी साहिब का एक युद्ध होता है, वो यही भंगाणी का युद्ध है जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने भीमचंद के ऊपर अटैक किया और भीमचंद इसमें हार गया था। ठीक है, उसके बाद भीमचंद ने अपना सारा लाइफ जो है वो एक फकीर की तरह जो है वो गुजारी। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट किंग, इम्पॉर्टेंट किंग जो आता है वो है हरिप्रकाश। 1704 से 1712 तक के बीच का इसका टेन्यूर रहा। उस टाइम जो बंदा बहादुर थे उनको पकड़ने के लिए बहादुर शाह ने आरम खान को भेजा था। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने आरम खान को भेजा कि आप बंदा बहादुर को पकड़ के लाओ, लेकिन जो बंदा बहादुर थे वो लोहगढ़ के किले में जो है वो छुप गए थे। अब ये वहाँ पे छुपे थे, इनको कैप्चर जो नहीं कर पाया अमरन खान, तो उसने जो है वो हरिप्रकाश का बेटा था भूप प्रकाश, उसी को पकड़ के वो दिल्ली ले गया और वहाँ पे उसको बंदी बना दिया। उसके बाद जो है वो जहां तारा के टाइम पे भूपचंद को जो है वो रिलीज कर दिया गया और दोबारा से सिरमौर का जो है वो नेक्स्ट राजा बना दिया गया। अब हम देखते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट राजा आते हैं, जैसे कि राजा भूप प्रकाश, राजा विजय प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश। ये बहुत सारे छोटे मोटे राजा इन बिटवीन आते हैं जिन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। तो जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट राजा हैं वो राजा करम प्रकाश है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक तो ये बहुत ही एफिशिएंट किंग नहीं था, बहुत ही अयोग्य राजा था। ठीक है, तो इसने क्या किया कि जो इसके वजीर थे, अब राजा की पावर ही वजीर होता है, तो जितने भी पुराने वजीर थे उन सबको मरवा दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी वहाँ के लोग थे उनके बीच में बहुत सारा जो है वो रिजेंटमेंट पैदा हो गया कि सारे ही वजीर मार दिए, सब नए ही लगा दिए। तो उन्होंने क्या किया कि करम प्रकाश का ही जो भाई था रतन सिंह, रतन प्रकाश, उसी को या राम शरण सिंह भी इसका नाम हम सुनते हैं, तो उनको जो है वो गद्दी के ऊपर एस्टेब्लिश कर दिया कि आप राज्य चलाइए। अब राजा जो था, राजा शरण प्रकाश, इन्होंने बहुत अच्छे से अपने टेन्योर को हैंडल किया, बट जो करम प्रकाश जिसको हटाया था उसने बार बार जो है वो रिकैप्चर करने की कोशिश की सिरमौर को। अब क्योंकि रतन सिंह के टाइम पे बहुत सारे टर्मोइल हो रहे थे, राजा स्मरण सिंह के टाइम पे बहुत सारे टर्मोइल हो रहे थे, तो उसने जो पटियाला के राजा थे उनसे हेल्प मांगी कि आप मेरी हेल्प कीजिए। तो जो पटियाला के राजा थे उन्होंने अपने वजीर, जो उनकी बड़ी बहन थी बीबी साहिब कौर को, उनको नाहन भेजा। उन्होंने वहाँ पे जितने भी रिवोल्ट्स हो रहे थे उनको सप्रेस किया और राजा जो शरण सिंह थे इनका बहुत हेल्प की राज्य को मेंटेन करने में। अब क्या हुआ कि जो करम प्रकाश था उसने एक बार फिर से एफर्ट किया कि मैं अपनी गद्दी वापस लूँगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने गोरखाओं को बुलाया और फर्स्ट टाइम में जो है वो रतन सिंह ने उनको जामटा नामक स्थान के ऊपर घेर लिया और वापस भेज दिया। इसके बाद इसने दोबारा से कोशिश की तो अमर सिंह थापा के साथ ये जो करम प्रकाश था ये नाहन पहुंच गया और इसने जो है वो कैप्चर कर लिया सिरमौर को, रतन सिंह को हटा दिया। अब क्योंकि गोरखाओं की हेल्प ली थी तो आपको पता है जब आप किसी से हेल्प लेते हैं तो एक ऑब्लिगेशन हो जाती है। तो करम प्रकाश जो है वो नाम मात्र एक राजा रहा और असली रूल कौन कर रहा था? गोरखा कर रहे थे, अमर सिंह थापा कर रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोरखाओं की मदद ली, उसके बाद गोरखाओं का कंट्रोल आ गया इसके ऊपर। अब अमर सिंह थापा ने जैसे सिरमौर को कंट्रोल कर लिया और करम प्रकाश नाम मात्र राजा रह गया, तो ये यहाँ से जो है वो चला गया। अगर राजा को राज्य ही करने नहीं मिले तो उसका क्या काम, इसलिए वो यहाँ से शिफ्ट होके अम्बाला जिला में बरिया नाम के स्थान पे रहने लगा। और जो अमर सिंह थापा था इसने क्या किया कि अपना बेटा जो रंजौर सिंह था उसको सिरमौर का सारा कार्यभार सौंप दिया और साथ में जैतक का किला बनवाया। ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ कि 1815 तक का ये टाइम पहुंच गया, और 1815 में आपको पता है कि एंग्लो गोरखा वॉर होती है। तो एंग्लो गोरखा वॉर में क्या हुआ कि गोरखा हार गए। तो ब्रिटिशर्स ने जितने भी राजा यहाँ पे थे उन सबको सनद प्रदान की। अब सनद क्या होता था? सनद एक, आप इसको ऐसे समझ सकते थे कि ये सील थी ब्रिटिश अप्रूवल की, कि आप जो है वो राजा हैं और अपना राज्य चला सकते हैं। तो इस सील के अंडर जो है वो अपनी शर्तें वो मनवाते थे राजा से कि किस तरह का आप हमारे साथ लॉयल्टी रखेंगे, किस टाइप से टैक्स देंगे, किस टाइप से आपका ट्रेड होगा। तो वो सारी चीज़ों का जो एक आप कह सकते हैं कि स्टैम्प थी, वो थी सनद। ठीक है। अब क्योंकि करम प्रकाश एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल राजा था तो उसको कुछ नहीं मिला, तो उसको जो है उसके स्थान पे राजा फतेह प्रकाश को जो है उस टाइम 6 साल के थे, उसको इन्होंने जो है वो राजा बना दिया। कब? 28 सितंबर 1815 को। 28 सितंबर को राजा बनाया, तो उससे पहले जो है वो उसको सनद प्रदान की 21 सितंबर 1815 में। ठीक है। अब इस सनद के अंडर अंग्रेजों ने क्या चालाकी की कि जो खुर्ची और हुनूर के किले थे वो क्योंथल ठकुराई को दे दिए, और जो सिरमौर के बाकी बचे हुए स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स थे, जैसे कि मोरनी जगतगढ़ किला था, या जॉनसन बावर का एरिया था, या क्यारदा दून वाला एरिया था, वो अपने पास रख लिया। तो एक तरह से एक कठपुतली राजा के तौर पे जो है वो राजा फतेह प्रकाश उभर के आते हैं 1815 के आसपास। राजा फतेह प्रकाश जो जब वो नाबालिग थे, तो उस टाइम एक अजीज उल्लाह खान नामक एक वजीर था, उसको जो है वो सारा कार्यभार सौंपा गया। और ये वजीर, इसकी जो रानी थी वो गहलोर से थी, तो इसने सिर्फ अपना ही घर भरा और शीश महल और मोती महल बनवाए अपनी रानी के लिए। उसके बाद जो ये फतेह प्रकाश थे, जब ये अपने फुल टेन्योर में थे, फुल स्विंग में, यूथ में थे, तो पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, और जो अफगानिस्तान में इन्होंने अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया था। अब देखिए, अंग्रेज जो हैं वो 1815 के बाद जो है वो सिरमौर में अपनी धाक बना चुके हैं। तो सिरमौर की जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो अब अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग होगी। जो भी राजा होगा वो अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि सनद प्रदान की जा चुकी है और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सनद जो है वो राजा और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हो चुका है। तो राजा जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ठीक है। तो 1815 में जो है वो एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद जो है वो अंग्रेजों का सिरमौर पे कब्जा हो गया। फिर उसके बाद राजकुमार फतेह प्रकाश 6 साल की उम्र में जो है वो राजा बन गए। इसके बाद जो है वो 1856 में राजा शमशेर प्रकाश 10 वर्ष की उम्र में जो है वो सिंहासन पे बैठ गए, और 1857 में शमशेर प्रकाश ने अंग्रेजों का साथ दिया जब 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो इस चीज़ के लिए इनको 7 तोपों की सलामी दी गई। जैसे बोलते हैं ना कि किसी ने किसी की हेल्प की तो इसको 7 तोपों की सलामी दो, तो शमशेर प्रकाश जी को 7 तोपों की सलामी दी गई। अब 1859 में जो है वो, अब शमशेर प्रकाश का टेन्योर क्योंकि शुरू हो गया है, तो ये सब काम आगे जो आप देख रहे हैं वो शमशेर प्रकाश ने करवाए। उर्दू को राजभाषा बनवाया और भारतीय सिविल व क्रिमिनल कानून लागू किया, CRPC। ठीक है। उसके बाद 1869 में नाहन फाउंड्री बनाई। नाहन फाउंड्री में जो है उसके अलावा एक लोहे का कारखाना स्थापित किया गया, जहाँ पे जो है वो चेहता से जो है लोहा मंगवाया जाता था। 1868 में म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ नाहन बनाई गई। 84 में जो है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्थापना की गई नाहन में। 1891 में सिरमौर में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अब आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट तो बाद में बना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बना ही बाद में, लेकिन सिरमौर में एक हाई कोर्ट था 1891 में। 1893 में जो है वो नाहन नेशनल बैंक खोला गया, और उसका नाम जो है बाद में 1944 में बैंक ऑफ सिरमौर कर दिया गया। तो इस तरह का आपको सिरमौर देखने को मिलता है अंग्रेजों के आक्रमण के बाद, अंग्रेजों के कैप्चर करने के बाद। अब देखिए, राजा शमशेर प्रकाश, इनको बहुत ही एक सुधारक राजा के नाम के तौर पे देखा जाता है कि क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। सबसे पहले सियापा प्रथा बंद की। अब सियापा प्रथा क्या होती थी कि जब किसी की डेथ हो जाती थी तो लोग 13-13 दिन तक जो है, जैसे हम आज तो कर्म धर्म का काम करते हैं, लेकिन उस टाइम स्यापा करते थे।
स्यापा मतलब बहुत दुख में हैं, कोई डेली रूटीन का बहुत सारा काम नहीं करेंगे, कहीं काम करने नहीं जाएंगे, केवल और केवल दुख प्रकट करेंगे जब कोई राज परिवार में किसी की डेथ होती थी। तो इस प्रथा को जो है वो स्यापा प्रथा कहते थे, और इसमें कंपल्सरी होता था कि राजा के राज्य में जितने भी लोग हैं वो आके दुख प्रकट करें, अपना जो स्यापा है वो प्रकट करें बेसिकली। उसके बाद नाहन फाउंड्री बनती है 1867 में, और जो लोहे का कारखाना है वो स्थापित किया जाता है। तो इससे जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दौर जो है वो शुरू होता है। इसके बाद भूमि बंदोबस्त 1878 से शुरू किया जाता है, और मुंशी नंदलाल की देखरेख में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किया जाता है। फिर आता है नाहन नेशनल बैंक, 1893 में इसको स्थापित किया गया, और बाद में बैंक ऑफ सिरमौर का नाम इसको कर दिया गया। इसके बाद जो है वो राजा शमशेर प्रकाश ने रानी ताल बाग बनवाया था, ठीक है, अपनी रानी की याद में। अब रानी की याद में क्यों बनाया? क्योंकि वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे और जितने भी सैनिक और सेना से रिलेटेड काम थे उनको बहुत एफिशिएंटली हैंडल करती थी। तो उसकी याद में जो है वो रानी ताल बाग बनाया गया, जो नाहन में आज भी है। इसके बाद स्पीरियल सर्विस ट्रूप 1888 में बनवाए गए। ये एक सैनिक टुकड़ी थी जो कि ब्रिटिशर्स की फौज की तर्ज पे बनाई गई थी, और इसको जो है वो बाद में ऑनर ऑफ द इंडियन एम्पायर से भी जो है वो नवाजित किया गया था। अब इसके अलावा याद रखने वाली क्या चीज़ें हैं कि जो राजा शमशेर प्रकाश थे, उनसे रिलेटेड 1856 से 98 तक क्या क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उनको 7 तोपों की सलामी दी। कब दी? 57 के युद्ध के लिए 7 तोपों की दी। 59 में उर्दू भाषा को ऑफिशियल बनाया गया। 67 में जो है नाहन फाउंड्री रखी गई। 68 में जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, देखो पहले फाउंड्री बनाई और उसके बाद साफ सफाई की, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्थापना हुई, और 1885 में टेलीग्राफ जो है वो शुरू किया गया था 500 रुपए के लिए। 1888 में आपको पता है कि सर्विस ट्रूप की एस्टेब्लिशमेंट हुई। 1891 में ऑनर ऑफ द इंडियन एम्पायर से इस सर्विस ट्रूप को नवाजा गया। 1893 में जो है वो नाहन नेशनल बैंक बना था, जिसका नाम 1944 में दोबारा से जो है वो बैंक ऑफ सिरमौर कर दिया गया। अब कुछ एमसीक्यू अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि नाहन नगर की नींव किसने रखी? नाहन नगर की नींव रखी और नाहन को अपना कैपिटल किसने बनाया? करम जिसने किया, राजा करम प्रकाश ने। फिर भंगाणी का युद्ध कहाँ हुआ? भंगाणी साहिब का युद्ध जो है वो पांवटा साहिब के पास हुआ। अब जागीर का राजा जो है वो किसे कहते थे? ठाकुर मानचंद के पूर्वजों को, क्योंकि इसके जो पूर्वजों की लैंड थी वो राजा भीमचंद के पास थी। उसके बाद आते हैं आपके गोरखा नेता, अमर सिंह थापा था जिसने सिरमौर को कैप्चर किया। फिर जैतक का किला किसने बनवाया? अमर सिंह थापा ने बनवाया। फिर जो बाबा बनवारी दास थे उनके जो फॉलोअर्स थे वो एट प्रेजेंट किस मंदिर को हैंडल करते हैं नाहन में? तो जगन्नाथ मंदिर को करते हैं। और जो 1815 में सनद दी गई थी राजा को, वो कौन सी डेट को दी गई थी? तो सनद जो है वो 21 सितंबर को दी गई थी राजा शमशेर सॉरी राजा फतेह प्रकाश को। और जो राजा फतेह प्रकाश एक्चुअल में राजा बने वो बने थे 28 सितंबर को, ठीक है। फिर बैंक ऑफ सिरमौर का नाम कब बदला गया, मतलब बैंक ऑफ सिरमौर कब बना? तो 1944 में बना। और हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो 1891 में हुई। इसके बाद देखिए, तो लास्ट के जो 2 इम्पोर्टेंट किंग हैं वो एक है राजा अमर प्रकाश 1911 से 33 के बीच में, और दूसरे हैं राजा राजेंद्र प्रकाश जो है वो 1993 से 1948 तक जो है वो ये राजा रहे। अब देखिए, राजा अमर प्रकाश की अगर बात करें तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी सेवाएं दी, और इसके लिए इनको जो है वो ब्रिटिशर्स ने के सी एस आई के नवाज से के अवार्ड से जो है वो नवाजा। 1918 में इन्हें जो है वो महाराजा का खिताब दिया गया अमर प्रकाश जी को, और इन्होंने ही जो है वो महिमा लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया था। फाउंडेशन भी रखी थी कब? 1918 में ही। महिमा लाइब्रेरी की एस्टेब्लिशमेंट किसने की? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। तो महाराजा अमर प्रकाश ने की। अब लाइब्रेरी में क्या होता है? बुक्स होती हैं। अगर जो बुक्स में एक बार लिखा गया, जो बुक्स में एक बार नोट हो गया, वो हमेशा के लिए अमर हो गया है। इसलिए आप इसको ऐसे याद करेंगे कि महिमा लाइब्रेरी
की एस्टेब्लिशमेंट अमर प्रकाश ने की थी। 13 अगस्त 1933 को इनकी डेथ जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में हो गई थी। इसके बाद जो है वो आते हैं महाराजा राजेंद्र प्रकाश। तो ये जो है वो लास्ट किंग हैं सिरमौर के, और इन्होंने जो है वो इनिशियली थोड़ा रेजिस्टेंस शो किया, क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाहता कि उसकी पावर चली जाए। और 1948 में आपको पता है कि देश आज़ाद हो रहा था, रीऑर्गेनाइज हो रही थी चीज़ें, तो इन्होंने 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल में शामिल होने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था इंडिया में शामिल होने के लिए, उसके ऊपर साइन कर दिए थे। इसके इनके ड्यूरेशन में 1935 से 36 के बीच में सिरमौर में प्रजामंडल जो है वो बना। अब प्रजामंडल क्यों बना? क्योंकि लोग अपनी आवाज़ है वो उठाना शुरू कर रहे थे, वो अपने हक मांग रहे थे, क्योंकि नेशन वाइड यही सब चल रहा था। ठीक है, कहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, कहीं पे कोई और नेशनल मूवमेंट चल रही थी, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे पास भी अपने राइट्स हैं। मांगेंगे कैसे? जब यूनाइटेड होंगे। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने सिरमौर प्रजामंडल बनाया था। 1937 में जो चौधरी शेरजंग जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक रेगुलर प्रजामंडल बनाया गया, नियमित प्रजामंडल बनाया गया। 1942 में जो है वो समझौता आंदोलन हुआ। ये एक किसान सभा थी और इसके जो मेन लीडर थे वो लक्ष्मी सिंह और वैद सूरत सिंह थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि समझौता आंदोलन के लीडर्स कौन थे। और फिर 13 मार्च 1948 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए, और 15 अप्रैल 1948 को ये ऑफिशियली हिमाचल में जो है वो एंटर कर गया सिरमौर। देखिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं, जैसे जैतक का युद्ध जो है वो करम प्रकाश के टाइम पे हुआ था। गोरखाओं के बीच में हुआ था और करम प्रकाश के बीच हुआ था। तो जो 20 किले करम प्रकाश के थे वो बाद में अंग्रेजों के पास चले गए थे। फिर देसू की धार और मोइया की बहार, ये जो हैं वो कुछ लोकगीत हैं जिनमें जो है वो मही प्रकाश क्योंथल के बारे में जो है वो कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। फिर भंगानी का युद्ध आपको पता है मेदिनी प्रकाश के टेन्योर में हुआ था, और किस किस के बीच में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच में हुआ था। किस चीज़ के लिए हुआ था? सफ़ेद हाथी के लिए हुआ था। 1815 में जो है वो एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ था, सिरमौर और अंग्रेजों बीच में हुआ था, और अंग्रेजों ने सिरमौर को कैप्चर कर लिया था। सनद प्रदान की थी किसको? फतेह प्रकाश को, जो कि उस टाइम 6 साल के थे। फिर उसके बाद जो है 1942 में समझौता आंदोलन हुआ, किसान सभा थी, उसने जो है ये आंदोलन किया था किसानों की राइट्स के लिए, और मेन लीडर जो है वो लक्ष्मी सिंह और वैद सूरत सिंह थे। उसके बाद 1948 में हिमाचल में ये जो है वो सिरमौर शामिल हो गया। 13 मार्च को जो विलय पत्र था उसके ऊपर हस्ताक्षर किए, और 15 अप्रैल को ऑफिशियली ऐड हो गया। उसके बाद जो है वो अर्थव्यवस्था, अगर आप सिरमौर की देखेंगे तो आपको पता है कि एक बून मटर की किस्म है किन्नौरी, अर्कल और लिंकन। इस तरह की फसलें जो हैं वो सिरमौर में देखने को मिलते हैं। मटर मिलते हैं, टमाटर मिलते हैं, और जो बहुत ही फेमस एक टमाटर सोलन डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, सोलन गोला, वो उसकी फसल जो है वो सिरमौर में भी उगाई जाती है। उसके अलावा मूली, मशीर और गिद्ध जो है वो मिरर कार्प फिशेस के टाइप भी हैं, और ये भी वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है उद्योग, आपको पता है सीमेंट फैक्ट्री है वहाँ पे। तो राजबंद में सीमेंट कारखाना है, नाहन फाउंड्री 1867 में, और लोहे का कारखाना जो है वो बनाया गया है वहाँ पे। इसके अलावा HPMC का फल संरक्षण केंद्र है राजगढ़ और बागधन में। अगर बैंकिंग की बात करें तो पहला बैंक आपको पता है नेशनल बैंक 1893 में बना, और उसका नाम चेंज करके 1944 में बैंक ऑफ सिरमौर कर दिया गया, और 1955 में फिर इसे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में शामिल कर लिया गया। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो बैंक ऑफ सिरमौर था वो कौन से बैंक में मर्ज हो गया? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। अगर आप खाने पीने की बात करते हैं तो आपको पता है HPMC की जो एक इकाई है वो धौला कुआं में है, और क्यारदा दून को जो है वो जिले का अन्न भंडार कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई की सुविधा भी है और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है। तो फेमस जो मेले हैं वो व्यास मेला है, वो पोंटा तहसील में लगता है, व्यास गांव के पास चैत्र मास में। एक गांधी मेला है, तो ये एक यूनिक सा मेला है। कभी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि गांधी मेला कहाँ होता है, तो पोंटा साहिब की तहसील अम्बोटा में होता है, 30 जनवरी को लगाते हैं।
गांधी जी की याद में। और उसके अलावा जो है नाग नौना मेला जो है पांवटा साहिब तहसील में पूरोवाला गांव में होता है। रेणुका मेला आपको पता है रेणुका झील के पास होता है और ये इकलौती नेचुरल झील है सिरमौर में। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जैसे तारीख रियासत सिरमौर किसने लिखी? तो आपको पता है कंवर रणजौर सिंह जी ने। रेणुका जो है वो सिरमौर की इकलौती नेचुरल झील है। चूड़धार जो है वो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है और ट्रांसगिरी रीजन में आती है। आप मेरे को इसकी हाइट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फिर आती है नाहन फाउंड्री 1867 में बनी और पहले लोहे का कारखाना था ये। इसके बाद जो है वो नाहन नेशनल बैंक 1893 में बना। नेम आपको पता है 1944 में चेंज हुआ। सिरमौर जो है वो HPSC बैंक के साथ जुड़ गया 1955 में। भंगानी का युद्ध जो है गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच 1688 में हुआ। सिरमौर हाई कोर्ट जो है वो 1891 में बना। शमशेर प्रकाश जो है उन्होंने उर्दू को राजभाषा बनाया कब? 1859 में। और सियापा प्रथा बंद की। यार दर्दून जिले का अन्न भंडार। श्यामा सोनी का जो लोकगीत है वो मेघनी प्रकाश के टाइम का है। कौन से वजीर के बारे में ये बताता है, ये एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। समझौता आंदोलन जो है वो 1942 में किसान सभा की रक्षा के लिए शुरू किया गया था और 15 अप्रैल 1948 को सिरमौर को हिमाचल में कानूनी तौर पे शामिल कर लिया गया था। अब इसके बाद ये कुछ प्रैक्टिस MCQ हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस वंश के राजा थे सिरमौर के? राठौर वंश के थे। कहाँ से आए थे? जैसलमेर से आए थे। तारीख रियासत सिरमौर रणजौर सिंह। इकलौती झील रेणुका जी। नाहन नेशनल बैंक 1893। भंगानी का युद्ध कब हुआ? 1889 में। उसके बाद जो है वो शमशेर प्रकाश ने उर्दू भाषा कब बनाया? 1859 में। तो ये जो है वो आज इसके साथ हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होता है। हमने देखा कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, मेन रीजंस, रिवर सिस्टम, सिरमौर का इतिहास क्या था, मुख्य राजा कौन थे और उनकी उपलब्धियां क्या थी, यहाँ का इकॉनमी कैसे काम करता है, यहाँ के मेले कैसे हैं और मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम कल मिलेंगे एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ और मोस्ट प्रोबेबली हम सोलन डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल देन स्टडी हार्ड। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।